गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से हमारा नया कोर्स जो चालू होने वाला है वो है रेगुलर कोर्स, जो कौन सा एफिनिटी का क्लास 11 2003-24 में। और आज मैं आपको जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, वो पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, हमारी लाइफ में यूनिट और मेजरमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर यूनिट्स नहीं होती या उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई भी हमने क्वांटिटी नहीं बनाई होती तो आज के समय में भी हम लोग एंशिएंट टाइम वाला ही जिंदगी जी रहे होते, जैसे पहले जी रहे थे कि बाटा सिस्टम कर रहे होते। बट बाटा सिस्टम कहीं ना कहीं तो फायदेमंद था, लेकिन कहीं पे वो नुकसान भी करता था। एग्जाम्पल मैंने बता दूं आपको, अगर सपोज करिए आपके पास 1 kg कॉटन है और मेरे पास अगर 1 kg गोल्ड है, तो यहाँ पर बाटा सिस्टम काम नहीं आता। ना ना ना, क्यों नहीं आता? बिकॉज 1 किलो गोल्ड की कीमत और 1 किलो कॉटन की कीमत जमीन आसमान का अंतर है। तो इसी वजह से क्या किया साइंटिस्टों ने, एक ऐसी क्वांटिटीज बनाई, यूनिट्स बनाई, मेजरमेंट्स बनाया, उसके डायमेंशंस बनाए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास तौर से नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट, परसेंटेज एरर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चंस के तो हम नीट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स फॉर्मूला, ये मैं आपको स्पेशल पढ़ाऊंगा। इसकी मैं आपको क्लासेस बहुत अच्छे से दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको मैथ्स ये नहीं कि सिर्फ 10th लेवल पे, कुछ हायर लेवल में जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कैलकुलस, कैलकुलस आएगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं। ऐसे ही अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज होंगे, ओके, ग्राफ के भी होंगे, लॉगरिथम के भी होंगे, एक्सपोनेंशियल के भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, आपको स्पेशली फॉर्म में पढ़ाएंगे और साथ ही साथ एक और स्पेशल लेक्चर देंगे जिसका नाम है स्पेशल लेक्चर का ग्राफ। अभी तक आपने सिर्फ ग्राफ थोड़ा बहुत जो भी बनाया होगा, लेकिन अब मैं आपको सच में इसकी वैल्यू बताऊंगा क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे फिजिक्स के फॉर्मूले में, ये सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए, डेफिनेशन को याद करने से अच्छा है जिस टर्म को हम पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग समझ ली जाए। तो फिजिकल, फिजिकल का मीनिंग होता है, अगर हम देखे जाए तो एक्सटर्नली फॉर्म, यानी भौतिकी। भौतिकी मतलब जिसको हम बाहर रूप से देख सके, भौतिकी। और क्वांटिटी का मीनिंग होता है राशि, अमाउंट, यानी यानी अमाउंट। एक तरीके से इसको हम अमाउंट लिख देते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटर्नली फॉर्म, जिसको हम बाहर रूप से देख सके। एग्जाम्पल में ये पेन दिख रहा है आपको। अब ये पेन क्या है, इसकी आप लेंथ देख सकते हो, इसका आप शेप देख सकते हो, इसका डायमेंशन देख सकते हो, कैसा है, सिलेंड्रिकल है, कॉनिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है। ये सारी चीजें इस पेन के में अवेलेबल है कि नहीं है, देखो आपको दिख रहा होगा। तो यही चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम बाहर रूप से देख सके एक्सटर्नली पॉइंट से। अब देखो क्या लिखा है इसमें, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन कह रही है अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड बाय व्हिच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स। फिजिकल हैपनिंग्स आ गया ना, बाहरी रूप से, एक्सटर्नली फॉर्म से वो कैसे दिख रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कैन बी एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस्ड। एक्सप्लेन मतलब जिसके बारे में बता सके, एक्सप्रेस मतलब जिसको हम दिखा सके, यानी एक्सप्लेन भी करना है और दिखाना भी है, बताना भी है, दिखाना भी है। ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया है लेंथ, मास, टाइम, फोर्स एक्सेट्रा, एनर्जी, पावर, बहुत सारी चीजें होती है अच्छा तो यूनिट्स में या क्वांटिटीज में, लेकिन जिसको हम फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग, या ये कह सकते हैं जिसको हम फिजिकली हैपनिंग, फिजिकली देख सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, यानी बेसिकली इसको उन्होंने क्या लिखा है, Q इक्वल टू एन यू, ये होती है। अब यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर Q कुछ जैसे आपके सामने लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। एन यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड। अब ये वहां पर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा ये मैं आपको समझाऊंगा। मैग्नीट्यूड और यू होती है यूनिट।
कैसे? देखिए कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको इसके। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन। अब यहाँ पर फोर्स क्या है? व्हाट इज द फोर्स है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। 100 क्या है? फोर्स यहाँ पर बन गया फिजिकल क्वांटिटी, 100 यहाँ पर बन गया मैग्नीट्यूड, और एन क्या हो गया, यानी न्यूटन क्या हो गया हमारा, जो इसकी यूनिट हमने लिखी है जो न्यूटन है वो हमारी क्या हो गई, यूनिट। तो मीन्स टू से दैट इसको नॉर्मली फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। और कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं इसमें। जैसे एग्जांपल में देखिएगा मैंने लिखा जैसे मास इज 1000 ग्राम। अब ग्राम है तो उसका 1000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। खैर आप इसके बारे में टेंशन छोड़ दीजिए, मैं आपको एब्रीविएशन भी बताऊंगा। हाँ ये बात तो आपको बताना ही भूल गया, एब्रीविएशन भी बताऊंगा। एब्रीविएशन क्यों बताई जाती है कि किसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, किसकी मेजर फॉर्म होती है। ओके, लार्जेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी, स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी, 10 की पावर्स में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आज आपको पता करने होने वाली है। इसके बाद अगर मैंने मान लीजिए लिखी स्पीड इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम क्या लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब कह दो सर ये जरूरी है क्या, बोलो इट इज नेसेसरी, नो, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसा लिखते हैं। ओके, याद रखना फिजिक्स में कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहो तो फोर्स की जगह अपना नाम भी लिख सकते हो, लेट हिमांशु बी द फोर्स, लेट प्रथमेश बी द स्पीड। तो ये लिखा थोड़ी ना कि स्पीड को एस से डिनोशन दिया जाएगा या फोर्स को एफ से डिनोशन दिया जाएगा, ये हम मानते हैं बस, पर आपको वहां पर मेंशन करना जरूरी है। और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा जाता है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, यानी मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और यूनिट भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा ही हुआ है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, 120 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, किलोमीटर पर आवर यूनिट हो गई। अच्छा सब लोग, अब आप सोचोगे कि सर मैग्नीट्यूड का नाम तो रखे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले, पर मैग्नीट्यूड होता क्या। तो देखिए आपको बता दूं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करें अगर, तो इट इज जस्ट अ नंबर। और बच्चों ये बात याद रखना, फिजिक्स सिर्फ ये फिजिकल क्वांटिटी या जो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ये सिर्फ फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी बहुत सारी लॉज आएंगे, ओके, जहां पर आपको यूनिट याद रखनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ एक नंबर। स्पीड इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या थी, क्वांटिटी थी, 120 क्या हुआ यहाँ पर, नंबर। किलोमीटर पर आवर क्या हो गया यहाँ पर, यूनिट। मास 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम था, ये क्या हो गया, मास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। 1000 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड या 1 मैग्नीट्यूड, ग्राम यूनिट, किलोग्राम यूनिट। ऐसे एग्जांपल और देता हूं आपको मैं, एग्जांपल देता हूं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन ए सी दिस। अब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 इसका है मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन क्या है, क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, यूनिट है। अच्छा अब आप इसमें बताओ, मैंने लिखा अगर पावर इक्वल टू 746 वॉट। वॉट क्या है, यूनिट किसकी, पावर की। पावर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। 746 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चीज आई है, रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। मतलब क्या हुआ इसका, इसमें कह रहा है सर रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, मतलब कि यहां पर यह बात की जा रही है कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है। याद रखिएगा, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, खाली नंबर होता है। वो कौन सी यूनिट होती है, वो रिलेटिव यूनिट्स होती है, रिलेशन में, यानी जब दो क्वांटिटी सेम में आपस में अपना रेशियो निकालेंगे तो वहां पर यूनिट नहीं आएगी। देखो जैसे इसमें लिखा है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होनी चाहिए, टू सिमिलर क्वांटिटीज, तब वहां पर कोई भी यूनिट नहीं आती है, इसी को बोलते हैं रेशियो। एग्जांपल में यहां पर जैसे आपको दिया गया रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन। अब देखो हर एक की बात एक एक करके सारी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी को कहा जाता है, इसको मैं आपको सिंबलाइजेशन फॉर्म में बताऊंगा, दैट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर
डेंसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कब होगी डेंसिटी? एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये याद रखना है आपको। कभी ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, कह देगा द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट ऑप्शन में 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। So you have to remember it. The value of density of water is 1000 kilogram per meter cube, but at which temperature? At 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर इसको हमें अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो प्लस कर दो 273 से, यानी 277 आ जाएगा। फ़ारेनहाइट सॉरी कैल्विन में 277 कैल्विन। ओके, याद रखना वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 277 कैल्विन पर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक, अब यहां पर इसको अगर हम सिंपलाइजेशन दे तो इसको रो से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रो। रो आर इक्वल टू रो ओ अपॉन रो डब्ल्यू। अब यहां पर इसको सिंपलाइजेशन फॉर्म में कैसे लिखा हमने? रो आर इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रो ओ इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड रो डब्ल्यू इज डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑलवेज मेंशन्ड हियर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हमने इसको ऐसे बना के लिख दिया। अभी आगे और एग्जांपल बताएंगे आपको। देखो एग्जांपल में अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है, कोई याद दिलाएगा मुझे? स्टूडेंट्स, एनीवन वांट्स टू रिमाइंड मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। देखो आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को कहीं कहीं एन से दिखाते हैं, कहीं कहीं म्यू से। ये म्यू होता है, इसको म्यू बोलते हैं हम। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहां पर कांस्टेंट क्या है? इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही कांस्टेंट कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब यहां पर बात की जाए सर कैसे निकालेंगे? एंगल की तो कोई यूनिट होती नहीं, एंगल तो रेडियन फॉर्म में होता है। निकालेंगे कैसे? यूनिट में भी देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज inversely proportional to the velocity of light। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी ऑफ लाइट के। कैसे? जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट उतने ही ज्यादा बेंड होगी और उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। एग्जांपल देता हूं, सपोज आप अकेले हो, साइकिल पे हो, मैं तो मस्ती से जा रहा हूं साइकिल पे, ठीक है? अच्छा चलो बड़े हो गए तो स्कूटी पे, नाराज मत हो, स्कूटी पे भी घूमेंगे। अब स्कूटी पे जा रहे हो आप, सपोज करो, और रास्ते में कोई नहीं है, बिल्कुल प्लेन, जितना भगा सको भगाओ, तो भगाओगे? हाँ ना बोल? हाँ भगाएंगे। बट अचानक क्या हुआ? अब आप थोड़े से भीड़ भाड़ वाले एरिया में आ गए। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये रास्ते से जा रहे हैं, भेलपूरी खा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पर कोई नहीं था, तो हमने अपनी स्पीड क्या कर ली? मैक्सिमम। हमने अपनी स्पीड क्या कर ली? मैक्सिमम कर ली। ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग मिल गए, टिटिक 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 टिटिक। अब हमारी स्पीड जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, मिनिमम होगी, थोड़ी सी लेस मिनिमम, चलो लेस लिख देते हैं। अब यहाँ पर खूब सारे लोग मिल गए, देखो अब यहाँ पर स्पीड क्या होगी? और कम होगी। तो ये सपोज करो ये है लाइट, और ये है हर्डल्स। हर्डल्स मतलब जो ऑब्स्टिकल्स बीच में आएंगे, कोई भी मीडियम आ गया, ग्लास आ गया, वाटर आ गया, कुछ भी आ गया यहाँ पे। तो अब बताओ, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट कुछ नहीं था, वैक्यूम में थी,
तब इसकी वैल्यू थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट यहां आकर कुछ और हो गई, यहां आकर कुछ और हो गई, तो स्पीड में वेरिएशन आया, आया यहां पर भाई, इसीलिए तो कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब देखो यहां पर ये 1/v जो बना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको लिखने का तरीका, फॉर्मूला क्या होगा, n2/n1 इक्वल टू v1/v2। अब here n2 is the refractive index of second medium, n1 क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, v1 क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो अब देखो, जैसे सपोज करो यहां पर n2 की लेट मान लेते हैं, लेट n2 इक्वल टू 5/3, n1 इक्वल टू 1, ओके, v1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, v2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ दोनों को जब रेशियो करोगे, यानी n2/n1 ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या होगा, 5/3/1 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸/2 इंटू 10⁸। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी उसकी कोई यूनिट होगी, नहीं होगी। यहाँ पे तो मैंने आपको सबकी वैल्यू बता दी, क्वेश्चंस में क्या होता है एक की वैल्यू नहीं देता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसी वजह से इसकी कोई वैल्यू नहीं आती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, इसके इसे समझ में आ गई। अब आता है स्केलर। देखो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी तो फंडामेंटल डेराइव क्वांटिटी बताई नहीं आपको, लेकिन आपको अभी सब कुछ इंट्रोडक्शन फॉर्म में जा रहा है, जिसका नाम है स्केलर, मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं होती है। अरे सर ये कैसे, कैसे, ऐसे बता रहा हूं, क्या, those physical quantities which have only which have only magnitude and no direction। ध्यान से सुनना यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पर ये वर्ड, ये लाइन अंडरलाइन, ये चीज अंडरलाइन कर दी मैंने, यानी वो वैल्यूज, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है, डायरेक्शन की बात ही नहीं की जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, लेंथ, टाइम, वर्क, एनर्जी, ये सब होती कौन सी, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, बट स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, याद रखना। इट द वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी, the value of scalar will not negative। देखो वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तब तो आप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होगा, क्योंकि डायरेक्शन के साथ चल रहा है, पर जो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन के साथ ही नहीं चल रहा उसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है। एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, और एक और चीज यहाँ पे लिखी पहले पहले ये समझ लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी और नॉर्मल अलजेब्रा हम यहाँ पर लगाते हैं, जो हम लोगों ने अपने स्कूल में क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी थी,
उसी अलजेब्रा को यहाँ पर हम लगाएंगे, इस पर कोई भी नया रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है, इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर किसके लिए, फॉर दी क्वांटिटीज के लिए, फॉर दी एडिशन के लिए। अच्छा मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में ध्यान देना, सपोज आपका मेरा मास है मान लो 70 kg, कभी मास को आपने -700 kg या -10 kg फॉर्म में सुना है? नहीं। कभी टाइम को, टाइम मान लो लग रहा है 10 सेकेंड, कभी आपने टाइम को -10 सेकेंड सुना है? नहीं। लेंथ, लेंथ होती है 100 मीटर, कभी आपने लेंथ को -100 मीटर सुना है? नहीं सुना है। तो जब ये जिसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में आ ही नहीं सकती है, वो हमेशा ओरिजिन, वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। तो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? उन्हीं क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते थे। एक तरह से आपको मैंने ट्रिक दे दी स्केलर क्वांटिटीज को याद रखने के लिए। कौन कौन सी ट्रिक याद रखनी है? पहली चीज कि इसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, दूसरी ट्रिक क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तीसरी ट्रिक क्या है? इस पर हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दे दूं आपको कौन कौन से, इसमें तो और भी बता दे रहा हूं। टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया। मास होता है, स्पीड होती है, डिस्टेंस होता है, ठीक। ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज मैंने लिखी है, करंट, करंट को भी हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। चार्ज, ये भी स्केलर क्वांटिटी एक है, ठीक है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी हैं? स्केलर, स्केलर। स्केलर की हिंदी मीनिंग अगर किसी को जाननी तो बता दे रहा हूं, अदिश, अदिश। अदिश का मतलब है विदाउट डायरेक्शन। देखो मैंने आपको वर्ड की मतलब भी समझा दिया। अब बहुत इससे इजी वे में आपको क्या चाहिए? विदाउट डायरेक्शन, ठीक है, जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, विदाउट डायरेक्शन जो काम करे, विदाउट डायरेक्शन चले, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। अब आता है वेक्टर। देखो जैसे राम, एक बाप के दो बेटे राम श्याम, बेटियां सीता गीता, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज आ गई, सोनू मोनू। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के दो बेटे, एक का नाम था स्केलर, दूसरे का नाम क्या आ गया? वेक्टर। बेटा इस पे तो पहले बना लो स्टार। कहते तो हर चीज पे आप स्टार बनवा देते हो, ऐसा क्यों? इसका पीछे रीजन है। अभी तो आप सिर्फ नाम पढ़ रहे हो, इस लेक्चर के बाद या इस चैप्टर के बाद मैं आपको पूरा प्रॉपर इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा, वेक्टर एनालिसिस के नाम से या वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से। ये पूरा का पूरा चैप्टर है और इसका बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में। ये हर जगह आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में, कैसे भी कैसे करके ये हर जगह आ ही जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन से लॉज यूज होते हैं, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे रिजोल्यूशन निकालते हैं, कैसे इसका कंपोनेंट्स निकालते हैं, कैसे प्रोडक्ट किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी, पर अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। तो हम पहले बात कर लेते क्या होता है। देखो इसकी ट्रिक पहले दे दी गई, इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, means those physical quantities which have magnitude and direction both and can be added or subtracted with the help of vector algebra। याद रखना एक वर्ड आएगा यहाँ पे, वेक्टर अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ लॉज होते हैं जो मैं आपको वेक्टर चैप्टर में पक्का पढ़ाऊंगा, कैसे होते क्या होते, टेंशन मत लो, घबराओ मत, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी यूनिट दी गई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। अब देखो कैसे वेक्टर, वेक्टर को अगर हम थोड़ा सा हिंदी में देखें या थोड़ा सा इसकी हिंदी बनाए तो बोलते हैं सदिश, यानी वो क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्या है, विथ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। अब ये कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो? अब देखो ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा घर, टिंग 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 टिंग, घर मान लो। ये मान लो ये है तुम्हारे दो मॉल, ये है मॉल, खूब सारी खिड़कियां बना दो। अब आप यहां से मॉल गए, सपोज एक्स मीटर, ये जो इसकी लेंथ है वो है एक्स मीटर। आप एक्स मीटर गए और वापस एक्स मीटर आ गए, यानी आप ए जगह से बी जगह एक्स मीटर गए,
ए से बी में और बी से वापस आ गए, ए टू बी, ये है ए टू बी और ये है बी टू ए। तो जब आप गए थे तो पॉजिटिव थे, हम अपने घर से जा रहे थे तैयार होके नहा धो के मस्त, जब वापस आ रहे थे तो बैक साइड आ रहे थे पीछे की तरफ, तो भैया डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, जब आप इनिशियल स्टार्ट जर्नी करते हो, देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं, ध्यान से देखना डायरेक्शन के बारे में, हालांकि आपको वेक्टर में तो बहुत अच्छे से पता चलेगा पर यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इस चीज को, हाँ सर याद आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे, हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चलो बता दे रहा हूँ, इसको आप बोलते थे वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, बट इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ पर ये ओ मतलब होता है यहाँ पर ओरिजिन, ओरिजिन जहां से हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, टू इनिशिएट द जर्नी। अब आपने अपने घर से जर्नी स्टार्ट की थी, आपका ये घर ही तो था, फिर से बना दे रहा हूँ, ये घर था और ये इतना बड़ा मॉल था। अब जब आप अपने घर से जा रहे थे तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये इधर की तरफ। अच्छा देखो, ऊपर वाले को प्लस बोलते थे, राइट साइड वाले को प्लस बोलते थे, इधर वाले को माइनस, इधर वाले को माइनस। जब आप इधर जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, प्लस, हाँ या ना बोल दो, हाँ सर पॉजिटिव है। लेकिन जब आप इधर से आ रहे हो, यानी वापस यहीं से इधर जा रहे हो, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव, नेगेटिव हो गई। तो इस फिजिक्स की लैंग्वेज में साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं आ सकते, विद डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन के साथ हो तो पॉजिटिव है, अगर डायरेक्शन के अगेंस्ट हो तो नेगेटिव है। याद रखना, इफ द डायरेक्शन इज विथ यू, और जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हो अगर वो साथ में है तब तो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज अगर उसके अगेंस्ट कुछ वर्क हो रहा है, कुछ अगेंस्ट में क्वांटिटी आ रही है तो वो नेगेटिव होगा। ओके, ये आपको मैंने बताया डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा, ठीक। और वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब जैसे एग्जांपल देख लो, डिस्प्लेसमेंट में, इसके बारे में एक अच्छी कहानी बताऊं, दिल्ली में डिस्प्लेसमेंट नहीं लगता। तो सर कैसे, देखो मैं आपको सबसे बड़े अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आता हूँ दिल्ली में घर से, जहां मेरा घर है, मेरे घर से लेके जब मेरे स्टूडियो आता हूँ तो बिल्कुल सीधे आता हूँ, कहीं एक टर्न लेता हूँ सिर्फ और कहीं नहीं लेता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैं अपने घर से स्टूडियो आता हूँ तो एक टर्न लेता हूँ सिर्फ पूरे जर्नी में, लेकिन जब मैं वापस जा रहा था तो 3-4 टर्न हो जाते हैं, इधर से उधर से पता नहीं कहाँ से घुमा के ले जाते हैं। तो ए टू बी तो मैं आता हूँ, बी टू ए भी आता हूँ, लेकिन जो हमारा पाथ होता है वो सेम नहीं होता है, जिस रास्ते से मैं आता हूँ वो रास्ता ही सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर तो ये चीज नहीं लगेगी। खैर ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा जब मैं आपको मोशन इन 1D चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल में आइए और बहुत मजा आएगा सुन के कि कैसे फिजिक्स के लॉज हमारी जिंदगी में खेल खेलते हैं और क्या उसके मायने ना। तो पाथ से नहीं, डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो गया यहाँ पर देखो ध्यान से, द डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट पाथ अटेन बाय द बॉडी, द शॉर्टेस्ट पाथ अटेन बाय बॉडी, जो बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ अटेन करे उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके समझ गए। अब देखो ए टू बी, बी टू ए, यानी यहाँ ए से लेके बी की डिस्टेंस है एक्स और बी से ए की भी डिस्टेंस है एक्स। तो जब आप इधर जाओगे तब आप प्लस एक्स चले, जब आप इधर आओगे तो आप माइनस एक्स चले, टोटल क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे, अब आप ए से बी जा रहे थे और यहाँ पर सी पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट भी एक है यहाँ पर। अब देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, यहाँ से यहाँ आते समय यहाँ पे रुक गए, कहीं भी रुक गए होंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। डिटेल मैंने आपको क्या कहा, मोशन इन 1D चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अब आता है मेन जो मैं आपको बताने जा रहा था, फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो नेचर ने बनाई, जिसमें मैन का कोई, इंसानों का कोई बस ही नहीं है। भैया फिजिक्स भी है जो ना नेचर से ही है, ठीक है। ये मत सोचना कि न्यूटन के ऊपर जब एप्पल गिरा था तभी उसने फिजिक्स बनाई ना, पहले से फिजिक्स थी, ठीक। बट
उसको एनालाइज कब किया गया ये इस पर डिपेंड करता है ना। एग्जाम्पल में, जब इंसान आए तो धरती पर पानी भी था, धरती पर सूरज भी था, पहाड़ भी थे, सब थे, लेकिन कहते हैं ना जब जरूरत थी तब इन्वेंशंस हुए। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, जब जरूरत थी तब इन्वेंशंस किए गए और आगे चल के ये इन्वेंशंस बहुत मॉडिफिकेशन भी होते गए इसके अंदर। तो यहाँ पर बात करते हैं अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड ना करें। देखो फंडामेंटल का मतलब ही होता है मूल, स्टार्टिंग, मूल, ओरिजिन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, जो जिसकी वजह से ही सब कुछ बना है। जैसे अगर भगवान की बात की जाए तो बहुत सारे हैं, हनुमान जी, दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी जी, काली जी, शिव जी, विष्णु जी। लेकिन अगर मेन बात की जाए कितने तरह, मेन कौन है, तो मेन है तीन। कौन कौन से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब बाकी चीज तो इन्हीं का अवतार ना, इन्हीं का रूप है। तो यहाँ पर भी फिजिक्स में भी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होंगी वो कितनी है, 7। और बाकी जो भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, चाहे वो स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, ओके, डिस्प्लेसमेंट हो, ये सारी की सारी क्या है, डेराइव्ड है, बनाई गई है। किसके थ्रू बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू बनी है, उसके थ्रू बनाई गई है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कह रही है आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच एग्जिस्ट इन नेचर। देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था, नेचर की बात आएगी, आ गई। which exist in nature, there are only few quantities which are independent of all other quantities and do not require the help of other physical quantity for their definition, therefore these are called absolute quantities। देखो पहली बात, बहुत सारी क्वांटिटीज में, कुछ क्वांटिटीज है, बहुत सारी क्वांटिटीज में जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से कुछ ही क्वांटिटीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। कौन सी, कितनी क्वांटिटीज डिपेंड नहीं करती, 7 क्वांटिटीज। 7 क्वांटिटीज किसी पर डिपेंड नहीं करती, याद रखना। उसके बाद इनके अंदर उनको कुछ डेफिनेशन के लिए, कुछ भी मल्टीप्लीकेशन के लिए, कुछ एनी अदर हेल्प के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर उन्हीं क्वांटिटीज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जो वास्तविक है, जो रियलिटी में, वो वही फंडामेंटल है। और these quantities are also called fundamental or basic quantities as all other are based on, can be expressed on term of these quantities। देखो मैं अभी आपको इसके एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा कैसे। मैंने अभी आपको इतना बता दूं कि बहुत सारे देखो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे नेचर में बहुत जगह एग्जिस्ट करती हैं, पर उसमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ कैसी है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, जिसको अपनी डेफिनेशन या अपनी वैल्यू बताने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी होती। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज बोलते हैं, और इन्हीं क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। बाकी क्वांटिटीज जो होती है इसी पर डिपेंड करती हैं, और इसी पर जो डिपेंड करती है उन्हीं डिपेंडेंट क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, डेराइव्ड, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जो डेराइव्ड हो, जो किसी से सहारा लिया हो। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न। ओके, द all the physical quantity which derived by suitable multiplication or division of different powers of fundamental quantities, underline highlighted। कौन सी quantities, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से चाहे डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, उससे जो क्वांटिटीज मिलकर आती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, अब देखो आगे चलते हैं इसी में। सिस्टम ऑफ यूनिट बताने से पहले मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में और बता दूं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की जाए तो मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई है। कितनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब कौन कौन सी होती है ध्यान से देखना। देखो पहली तो हो गई लेंथ, दूसरी हो गई मास, तीसरी हो गई टाइम, चौथी हो गई टेम्परेचर, पांचवी हो गई इलेक्ट्रिक करंट,
छठी हो गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन्हीं 7 क्वांटिटीज पर सारी क्वांटिटीज बनती है जो डेराइव्ड में आती है। 7 क्वांटिटीज का नाम क्या क्या है, फिर से बोलना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेंथ से हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं उसका साइज क्या है, मास से ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितना भारी है, टाइम से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितना देर में आएगा, कितनी जल्दी आ गया, बहुत बड़ा रोल होता है टाइम का हमारी लाइफ में। टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर का मतलब ये कि ठंडा है कि गर्म है, कैसा है उसके बारे में। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में आता है मेन, तो जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आएगा। और ये लाइट की इंटेंसिटी यानी लाइट की स्पीड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये 7 क्वांटिटीज है। अब बात करते हैं आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में कुछ बता दें हम। डिराइव्ड क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो इनसे मिलकर जो बनी है क्वांटिटीज उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे स्पीड, फोर्स, देखो, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी की सारी क्वांटिटी किससे, और बता रहा हूं आपको, वर्क, पावर, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, जो किसकी हेल्प से मिलकर बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से मिलकर बनी है। याद रखना किसकी क्वांटिटी से मिलकर बनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ओके, अब बात करते हैं यूनिट कितने प्रकार की होती है। देखो, यूनिट बेसिकली अगर देखी जाए तो 3 टाइप की होती हैं। यूनिट की बात की जाए तो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहले इसकी हम बात करते हैं कि यूनिट्स होती क्या है। तो देखो, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल quantities is called a system of unit. The common systems are given below. Complete set of unit जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों क्वांटिटीज आए, फंडामेंटल भी आ जाए और डेराइव्ड क्वांटिटीज भी आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की जाए, अगर सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल में हमने बात कर ली स्पीड की, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर में देखो, अब देखो फॉर्मूला देखना ध्यान से, स्पीड इक्वल टू मैंने लिखा मीटर पर सेकंड, यूनिट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम तो एक अपने में क्वांटिटी है ही। तो देखो डिस्टेंस क्या हो गई, लेंथ हो गई, लेंथ अपॉन टाइम, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स और नॉट, यस, दैट्स आर कॉल्ड फंड। तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज बनती, चाहे वो फंडामेंटल की बात की जाए, चाहे वो डेराइव्ड की बात की जाए, इनमें दोनों में यूनिट्स का कॉम्बिनेशन, दोनों में यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की। सीजीएस सिस्टम में क्या है, देखो मेन 3 यूनिट्स रहती है जो जिंदगी में सर्वोपरि है, यानी हर जगह आएंगी, लेंथ, मास, टाइम। बाकी तो नेचर्स पर है कि कहां पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज हो रहा है, कहां टेम्परेचर का यूज हो रहा, पर ये लेंथ, मास, टाइम हर जगह कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या कोई भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे उसमें लेंथ, मास, टाइम आना ही है। बहुत कम क्वांटिटीज होती है जिसमें टाइम, लेंथ, मास ना आए, इनमें से एक या दो चीज एब्सेंट हो। So length, mass and time have been chosen as the fundamental quantities. Corresponding fundamental units are centimeter, ग्राम एंड सेकंड। सीजीएस, सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इनको हम बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ओके, ये कौन सी यूनिट होती है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कौन सी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। नेक्स्ट आता है एमकेएस, इसको हम गॉर जियोलॉजी सिस्टम भी बोलते हैं, कौन से, जियोलॉजी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज किस फॉर्म में रखते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। सीजीएस में सेंटीमीटर फॉर्म में को लेंथ में रखते थे, लेंथ मतलब देखो लेंथ, यह सीजीएस में आता है सेंटीमीटर में, एमकेएस में आता है मीटर में,
मास, यहाँ आता है ग्राम में, यहाँ आता है किलोग्राम में, और टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम दोनों जगह किस फॉर्म में रहता है, सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में और यहाँ भी सेकंड में। ओके, तो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। अब आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। अब वही लेंथ को अगर हम फुट में, जैसे हम अपने हाइट को मेजर करें, अब मेरी हाइट अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो मेरी हाइट सेंटीमीटर में 165 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 1.65 मीटर, और अगर फुट की बात की जाए तो 5 फीट 10 इंच। याद रखना। अब देखो एक फीट में, अब मैं आपको थोड़ा सा बढ़ाई दे रहा हूं, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है, यानी 12 इंच। जो हमारे घर में स्केल होती है ना, स्केल जिससे हम रूलर, वो 6 इंच की होती है, उससे बड़ी वाली 12 इंच की, यानी 1 फुट की, 1 फुट की। ओके, तो लेंथ को यहाँ पर किस फॉर्म में रखा इनने, लेंथ को यहाँ पर रखा फुट में, फुट में। मास को किस फॉर्म में रखा इन्होंने, मास को रखा पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। अब ये सारी चीजें जहां बनती है उसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जहां पर सारी की सारी ये यूनिट्स मिलकर बैठकर बनाई गई थी, वो कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। और यहीं पर बताया गया था कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितनी है, 7। जो मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखकर दिखाई थी ना, वो कहाँ बताया गया था, इसी में, एसआई सिस्टम में। ओके, एसआई सिस्टम। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, सिस्टम ऑफ यूनिट में 3 तरह की यूनिट होती है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। ओके, अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखो ये आ गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इन सबकी यूनिट क्या है, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड, एम्पियर केल्विन मोल कैंडेला। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। और ये इसका सिंबलाइजेशन है, ये इसका सिंबलाइजेशन है, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, टाइम को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को कैपिटल के, मोल को एमओएल से, और कैंडेला को सीडी से। ये इसके क्या है, ये इसके सिंबलाइजेशन है। और साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, रेडियन और स्टेरेडियन। अब देखो, रेडियन जो 2D एंगल बनता है, जो 2D एंगल हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूं उसको। प्लेन एंगल यानी 2D, जो हम एंगल बनाते हैं वो 2D एंगल होता है, और सॉलिड एंगल मतलब 3D। तो 2D एंगल जो हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं, उन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आएंगी या आई होंगी, बिकॉज मैं आपको बहुत स्लोली फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो इसी में अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, इन फिजिक्स वी डील वेरी स्मॉल माइक्रो टू वेरी लार्ज मैक्रो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स फॉर्म में, एब्रीविएशन फॉर्म में। तो उसको हम कैसे करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ मास को ऐसे दिखा दिया, ये तो आपके पास में यूनिट आ गई कि लेंथ को मीटर यूनिट होती है, एम से शो करते हैं, लेकिन एब्रीविएशन प्रीफिक्सेस क्या आएंगे उसको देखते हैं। ये देखो, 10 की पावर 3, जब हम किलो बोलते हैं तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। हेक्टो को बोलते हैं 10 की पावर 2, डेका को बोलते हैं 10 की पावर 1। अब ये तो था बिग में। स्मॉल में 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली, -6 माइक्रोन, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो, और -18 एटो। अगर मान लो कहीं लिखा है m इक्वल टू 10 की पावर -9 kg, -9 kg, तो क्या लिखोगे, m इक्वल टू 1 नैनो।
1 नैनो केजी। 10⁻⁹ को नैनो से शो करते हैं। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6। माइक्रो इज द एब्रीविएशन, यानी बहुत स्मॉलेस्ट फॉर्म में, जिसको हमने क्या लिखा, 10⁻⁻6 लिखा हुआ है। ठीक है। किलो में जैसे मान लो लिख दिया 10⁻³ किलो, तो ये क्या है 1। 10⁻³ को 1 किलोग्राम भी तो लिख सकते हो, या 1 ग्राम। एक मिनट सॉरी, मैंने लिखा 10 किलो, 10 केजी, तो ये क्या हो गया, इसको ध्यान से देखो तो 10 × 10⁻³ ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम, 1 किलो मतलब 10⁻³। यानी जो हम 1 केजी लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया 10⁻³ ग्राम। 1 केजी। 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर। ओके, आई होप आपको यहां तक सारी चीज समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे समझ में आएगा जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ बात करते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स की। जैसे 3 चीज मेन होती है, लेंथ, मास, टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या, जैसे वन, ये लेंथ, लेंथ मतलब क्या होता है 1 मीटर। 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है, इस टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एंड इज कॉल्ड एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। यानी जब लाइट वैक्यूम में इतने पार्ट ऑफ सेकंड में ट्रेवल करती, कितने पार्ट में, 1 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8 सेकंड में, इतने पार्ट ऑफ सेकंड में जब वो ट्रेवल करती तब हम, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं 1 मीटर। यानी जब लाइट 1/इतने हिस्से में जितना ट्रेवल करेगी वो क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। ओके, ठीक है। लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, और कहां पर, वैक्यूम में, जहां पर कोई भी और अदर थिंग्स नहीं रहती हैं, वहां पर इसके बारे में बात कर रहे थे। तो इतने पार्ट में जब लाइट ट्रेवल करेगी 1/299,779245, यानी इसको अगर हम कन्वर्ट करें, यानी 1/2 करोड़ 99 लाख 29 करोड़ 97 लाख 1/29 करोड़ 97 लाख 79,245 पार्ट ऑफ अ सेकंड में जब लाइट ट्रेवल करती है 1 सेकंड के अंदर में, तब वो कहलाता है 1 मीटर। मास की बात करें तो ये प्लेनेट, ये एक सिलेंडर बनाया गया है, जो किससे मिला है, बना है प्लैटिनम इरिडियम अलॉय। इसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट में रखा गया है, जिससे हम 1 केजी की वैल्यू निकालते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लाए, उसको सिलेंडर में रखा, वो उसका एक्यूरेसी बता देता है कि कितने का है। और ऐसे टाइम को डिफाइन किया गया है कि 9192631770 वाइब्रेशन। अगर कोई सीजियम, ये सीएस मतलब सीजियम है, सीजियम, अगर कोई भी घड़ी इतने टाइम इतने वाइब्रेशन क्रिएट करती है, कितने वाइब्रेशन, यानी 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन। बहुत बड़ी यूनिट है ना। इसको अप्रोक्सीमेटली 9 × 10 की पावर, यानी इसको एक तरीके से 9 × 10 की पावर 9 लिख लो आप। इतने वाइब्रेशन अगर बनाती है तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली फॉर्म में है ये, इतने वाइब्रेशन अगर बनाती है किसमें, इन सीजियम एटम में, तो वो कहलाता है हमारा 1 सेकंड। ओके, अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ की। 1 FM इक्वल टू, देखो फर्मी आ गया 10⁻⁻15, देखो एक्सरे यूनिट 10⁻⁻13 मीटर एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10। इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 10⁻⁸। इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻7, और माइक्रो में लिखेंगे तो 0.1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमारे पास जो यूनिट आई है ये प्लैनेट्स को
ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए होती है फॉर द प्लैनेट एंड स्टार, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। 1 लाइट ईयर इक्वल टू ये 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये आपको यूनिट्स याद रखनी है। ओके, मास में अगर चंद्रशेखर यूनिट देखी जाए तो सन के मास के अकॉर्डिंग है 2 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 30। ये क्या है? ये चंद्रशेखर मास का। मैट्रिक टन मतलब 1000 kg, कुंटल मतलब 100 kg, एटॉमिक मास मतलब जो एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, ये सारी चीज होती है। ये यूनिट्स आपको याद करनी, याद करते करते आ जाएंगी। ईयर में जैसे एक साल को जब अर्थ एक पूरा सन का चक्कर लगा लेता है तो उसको हम बोलते हैं 1 ईयर। एक लूनर मंथ मतलब 27.3 डेज, यानी जो मून है वो अर्थ के 27 दिनों में चक्कर लगाता है। ओके, एक सोलर डे मतलब 365 डे। ओके, यानी सोलर ईयर बन गया। एक सेडिरियल यानी एक सोलर ईयर मतलब क्या हो गया? 3.365 इंटू 365.25 एवरेज सोलर डे। शेक मतलब एक शेक मतलब 10 की पावर -8 सेकंड। जब भूकंप के झटके आते हैं ना, वो कितनी देर के लिए, उसके लिए बात बता रहा है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपसे बात करूंगा डायमेंशन की, साथ ही साथ एरर की और सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इसको आप बैठ कर थोड़ी देर रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, लगेगा आपको कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यूनिट्स में बहुत मात खा जाते हैं और इसी वजह से उनके क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, खासतौर से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसलिए इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, कल मिलेंगे।